जय हिंद। सबसे पहले आप लोगों को नेवी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जो बनने वाला था आईएनएस विशाल। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, शुरू से ही नेवी की डिमांड है कि उन्हें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, लेकिन ये हर बार की तरह इस बार भी कंट्रोवर्सी में फंस गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि नेवी ने अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाहती है, और वो भी कैटापुल्ट सिस्टम वाला। लेकिन तकलीफ़ ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज़्यादा हो जाते हैं और अप्रूवल प्रोसेस में इतना टाइम लगता है कि दामिनी मूवी का वो चीज़ याद आता है, सनी देओल का डायलॉग कि तारीख पे तारीख। और एक बात, फंडिंग भी हम लोगों को बहुत लेट मिलती है फोर्सेस को हमारे, जिससे कारण वो लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर उतना निर्भर नहीं हो पाते हैं, उतना जल्दी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। अभी सोर्सों के द्वारा खबर आई है कि नेवी इज़ नॉट गोइंग टू इंडक्ट थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल। जी, आपने सही सुना, नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल के ऊपर नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लेना चाहती है जो कि एक सिस्टर शिप बनाने वाली है, सेम टू सेम आईएनएस विक्रांत की तरह। उसका नाम दिया जाएगा आईएनएस विक्रांत 2 अभी फ़िलहाल के लिए। और ये डिसीजन मेरे हिसाब से पूछेंगे तो काफ़ी सही भी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर फिर से नए डिज़ाइन और कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो टाइम बहुत जाएगा और पैसे भी ज़्यादा जाएंगे। इसी के अलावा, इसी की तरह अगर आप आईएनएस विक्रांत के ऊपर आप जाते हैं तो हमें कुछ टेस्टिंग भी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एवरीथिंग इज़ रेडी, डिज़ाइन रेडी है, मटेरियल कहाँ से लेना है, पूरा उसका सिस्टम, एक इकोसिस्टम पूरा रेडी है। हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और अगर नए वाले में जाते हैं तो फिर उसका अलग से डिज़ाइन है, अलग से इंजीनियर्स हैं, अलग से वो टेस्टिंग होगा डिज़ाइन का वो है कि नहीं, तो फिर इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। कोचिंग शिपयार्ड ने भी ये कहा ही है कि आप नेवी चाहे तो मैं सेम टू सेम, मतलब कोचिंग शिपयार्ड जो है उसने कहा भी है कि इफ़ नेवी रिक्वायर्स, हम एकदम सेम टू सेम आईएनएस विक्रांत का उनको बना के दे सकते हैं 5 से 7 साल के अंदर। हम उसको पूरा पूरी रेडी करके आपको दे सकते हैं। और नेवी को इस पे जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नए में जाने में बहुत टाइम जाएगा और थर्ड एयरक्राफ्ट हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उनको इस पे चले भी जाना चाहिए। और नेवी के पास फंडिंग भी जो रहेगा वो कम लगेगा, क्योंकि अभी हर एक चीज़ रेडी है, अभी आपको नए से कुछ चालू नहीं करना पड़ेगा। तो नेवी का जो फंड इसमें लगेगा, जो इससे बचेगा पैसे, वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाल सकती है, जैसे सबमरीन्स वगैरह, फ्रिगेट्स नए जो बनाने हैं उसमें वो अपने आप को, मतलब अपने फंडिंग्स को वो डाइवर्ट कर सकती है। मेरे अनुसार तो नेवी को 3 एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा भारत का जो सीमा है, समुद्री सीमा, वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा होने के साथ साथ हमारे दोनों तरफ दुश्मन है। इधर चाइना हो गया, बे ऑफ बंगाल के साइड से आ सकता है, इधर से पाकिस्तान है। तो वैसे हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप जो है पहले से एक, हम बोलिए कि एक वरदान ही है, और अरेबियन सी में अपना लक्षद्वीप है। तो दोनों जगह अपने को भगवान की तरफ से वरदान ही मिला हुआ है कि वी हैव नेचुरल नेवी बेस ओवर देयर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी 3 एयरक्राफ्ट तो इंडिया को चाहिए ही चाहिए, और दो दो आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स इंडिया को बनाने चाहिए, 2 बे ऑफ बंगाल में और 2 अपना अरेबियन सी में। इससे होगा क्या, आप बना देंगे तो ये कभी डूब भी नहीं सकता है, कभी उस पर बम भी मारा तो कुछ खराब नहीं होगा, जहाँ मारेगा उतना दूर ही जाएगा। तो ये 3 3 अपने को, मतलब 2 तो है ही, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार है, और एक्स्ट्रा 2 दोनों तरफ अपने को आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना देने चाहिए विथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। 3 क्यों, 2 एनी टाइम सर्विलेंस में रहेंगे और एक मेंटेनेंस में जाता है कभी भी। और एक बार जब वो मेंटेनेंस में जाता है तो इसको अराउंड 6 महीने लगते हैं मेंटेनेंस करने में। ठीक है, तो 3 एयरक्राफ्ट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल, और नेवी को भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप समझो, ये एक ही बार का इन्वेस्टमेंट रहता है, दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल आइलैंड का। ठीक है, और आपको बता दूं, इसी साल तो हम लोगों ने नेवी का एक नया एम्बलम भी दे दिया, जिसमें महाराज छत्रपति शिवाजी का जो एम्बलम था नेवी का, वही हम लोगों ने अपने इंडियन नेवी को भी दिया है। आप समझो, महाराज छत्रपति शिवाजी का ही क्यों लिया गया, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, फादर ऑफ इंडियन नेवी महाराज छत्रपति शिवाजी को ही कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि विक्रांत जैसा और बड़ा बनाना चाहिए। विक्रांत कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, इट इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है और बहुत शक्तिशाली भी है। आपको बता दूं, कभी भी ना एक जो एयरक्राफ्ट रहता है वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको उसके 4 5 फ्रिगेट्स रहते हैं,
4-5 डिस्ट्रॉयर्स रहते हैं, 5-6 सबमरीन्स रहती हैं। एयरक्राफ्ट एक चलता फिरता शहर लेके घूमता है, वो समझो आप, एक चलता फिरता शहर इतना बड़ा रहता है। फ्रिगेट्स में ब्रह्मोस वगैरह एक्स्ट्रा मिसाइल से लगी रहती है, सब कुछ लगी रहती हैं। डिस्ट्रॉयर्स में भी वैसे रहते हैं, परमाणु पनडुब्बी जो है उसमें भी वही सब लगी रहती हैं। अगर इसका खुद का बोला जाए तो इसमें भी एडवांस एकदम रडार्स रहते हैं आपका सर्वेलेंस के लिए। ये आपको समझो कि एक शहर है, एक 5 स्टार होटल चलता है, इस हिसाब से ये रहता है। आपको बता दूं, INS विक्रांत कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके बारे में आपको बता दूं। और मेरे हिसाब से तो इंडिया को जाना चाहिए, सेकंड विक्रांत पे जाना ही चाहिए, क्योंकि अप्रूवल में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 3 एयरक्राफ्ट हो जाना चाहिए। एक बात और बता दूं, अभी जो है अपने पास विक्रमादित्य, ये हमने रशिया से लिया था, जो चालू है अभी, लेकिन इसका लाइफ स्पैन 25 साल का था, जिसमें 10 साल हो चुके हैं, तो 15 साल। और ये नया वाला बनाना जाएगा तो 5 से 7 साल। तो जब तक ये रिटायर होगा अपने पास एक आ जाएगा, और उसके बाद वापस से हम एक और डाल सकते हैं बनने के लिए। आपको आज एक काम करते हैं, अपन INS विक्रांत के बारे का थोड़ा आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि ये क्या है। एक्चुअली INS विक्रांत जो है ये अपना पुराना एयरक्राफ्ट के नाम पर ही रखा गया है, जिसको 1961 में हम लोगों ने इंडक्ट किया था इंडियन नेवी में, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया था, और इसने ही 71 के लड़ाई में धूम मचाई थी। इसका जो है असली नाम था HMS हरकुलिस। विक्रांत का जो मोटो है, इसका मोटो है आई डिफीट दोज हु फाइट्स अगेंस्ट मी। ठीक है, विक्रांत का जो मोटो है, विक्रांत अपना एयरक्राफ्ट कैरियर का, वो है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। इसका ऑर्डर हुआ था बनने का विक्रांत का 2004 में। इसका टोटल कॉस्ट जो लगा बनने में 23,000 करोड़ लगा। ये 2009 में इसका काम चालू किया गया, और 2 सितंबर 2022, माफ कीजिएगा, 2 सितंबर 2022 में इसे कमीशन किया गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट समझिए 45,000 टन का है। लेंथ 860 फीट है। बीम जो है इसका 203 फीट का है। हाइट 194 फीट का है। इसका जो स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर का है समुद्र में, और इसका जो फेरी रेंज है वो अराउंड आप समझ के चलो 15,000 किलोमीटर है। ये एक 196 ऑफिसर्स लेके जा सकता है, प्लस 1449 सेलर्स रह सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स के चीज़ अलग और एयरक्राफ्ट के चीज़ अलग, वो मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। इसमें 30 एयरक्राफ्ट कैरी करने की कैपेसिटी है, 26 जिसमें से आपके फाइटर एयरक्राफ्ट रहते हैं और 10 आपके हेलीकॉप्टर्स रहते हैं। इसका इंजन का जो पावर है वो 1.10 लाख HP का है, 1,10,000 HP का पावर है। ये एयरक्राफ्ट का जो लिफ्ट्स है ये सी फेसिंग है, तो इसमें थोड़े बड़े जहाज भी हम लगा सकते हैं और उठा भी सकते हैं, क्योंकि शिप में जो एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है उसका कभी भी जो आपका फाइटर प्लेन्स रहते हैं वो सेकंड डेक पे रहते हैं, उसे लिफ्ट से ऊपर लाया जाता है। इसका में आप खुद का रक्षा के लिए इसका सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स वगैरह तो है ही, लेकिन इसका खुद के पास बराकेट का इंडिया और इजराइल का जो मेन मिसाइल है ये अपने पास रहता है 64 का संख्या में। 76 mm का कैनन गन है, और AK-630 मशीन गन है जो रडार से कनेक्टेड रहता है, रडार कंट्रोल, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसे बनाने में 30,000 टन स्टील लगा था, जो कि सेल ने प्रोवाइड किया था हम लोगों को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, फ्रॉम भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी स्टील प्लांट एंड राउरकेला स्टील प्लांट। इसके द्वारा आप समझो कम से कम 25,000 नौकरियां हम लोगों को मिली हैं, 3,000 डायरेक्ट, बाकी सब इधर उधर से। तो होप आप लोग समझ गए होंगे INS विक्रांत भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।